नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा ई व्याख्यान की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल अथवा प्राक केंद्रकीय सेल। इसके अंतर्गत हम इसकी संरचना का अध्ययन करेंगे। संरचना में हम आउटर एनवेलप अथवा बाह्य परत, साइटोप्लाज्म व जेनेटिक मटेरियल तथा कोशिका से बाहर की तरफ निकले उपांग अथवा प्रोजेक्शंस, इन सबको पढ़ेंगे। तो जब भी कभी एक प्रोकैरियोटिक सेल का अध्ययन किया जाता है तो इसके लिए बैक्टीरियल सेल अथवा जीवाणुविक कोशिका का चयन किया जाता है। यह कोशिका अत्यंत सूक्ष्म होती है, अतः इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका अध्ययन किया जाता है एवं इसके अध्ययन हेतु विभिन्न अभिरंजन विधियों का भी उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करने पर जीवाणु कोशिका एक प्रारूपी प्रोकैरियोटिक संरचना को प्रदर्शित करती है। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे बाह्य परत से, जो कि कैप्सूल अथवा स्लाइम लेयर के रूप में पाई जाती है। सामान्यतः बैक्टीरिया में बाहर की तरफ पाए जाने वाला यह कैप्सूल अथवा स्लाइम लेयर इसको प्रोटेक्शन देने का अथवा इसकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि कैप्सूल नाम कब दिया जाएगा व स्लाइम लेयर नाम कब दिया जाएगा। तो जब कभी यह परत पतली होती है या मुख्यतः पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है तो इस परत को नाम दिया जाता है स्लाइम लेयर अथवा अवपंक परत। प्रतिकूल परिस्थितियों में यही स्लाइम लेयर अत्यधिक मोटी हो जाती है, नाइट्रोजनी पदार्थों से युक्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में इसे कैप्सूल अथवा पुटिका का नाम दिया जाता है। कैप्सूल अथवा पुटिका या अवपंक परत अथवा स्लाइम लेयर जीवाणुओं को विभिन्न चट्टानों, पौधों की जड़ों व कोशिका इत्यादि की सतह पर चिपकने में मदद करती है और रोगकारी जीवाणुओं की उग्रता कैप्सूल की उपस्थिति के कारण ही संभव होती है व साथ ही स्लाइम परत अथवा कैप्सूल में उपस्थित जल जीवाणु कोशिका को अस्थायी शुष्कता से बचाता है या ड्राइनेस से इसकी रक्षा करता है। तो इस प्रकार यह सबसे बाहर की तरफ पाई जाने वाली परत है। इसके पश्चात द्वितीय परत, जो कि इस कैप्सूल अथवा स्लाइम लेयर के नीचे पाई जाती है, वह है सेल वॉल अथवा कोशिका भित्ति। बैक्टीरिया में पाए जाने वाली कोशिका भित्ति अथवा सेल वॉल एक अत्यधिक दृढ़ संरचना होती है और यह बैक्टीरियल सेल को एक निश्चित शेप प्रदान करती है। इस भित्ति में अत्यधिक दबाव को सहन करने की क्षमता होती है और साथ ही यह कोशिका विभाजन तथा वृद्धि में भी मदद करती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति का निर्माण अनेक परतों से मिलकर होता है और इस कोशिका भित्ति की मुख्य संरचना म्यूरिन अथवा पेप्टाइडोग्लाइकन द्वारा बनी होती है। म्यूरिन अथवा पेप्टाइडोग्लाइकन अत्यधिक दृढ़ एवं अघुलनशील बहुलक होते हैं और ख़ास बात यह है कि यह केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। इसके मुख्य घटकों में निम्न पदार्थ पाए जाते हैं। पहला एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, जिसे NAG के नाम से जाना जाता है। दूसरा पदार्थ है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, जिसे कि NAM के नाम से जाना जाता है और इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के अमीनो एसिड्स भी इस सेल वॉल में उपस्थित होते हैं, जो कि मिलकर इस सेल वॉल को एक अत्यधिक दृढ़ संरचना बना देते हैं।
कोशिका भित्ति अथवा सेल वॉल के अंदर की तरफ पाए जाने वाली परत है कोशिका झिल्ली अथवा सेल मेम्ब्रेन। यह जीवाणु कोशिका को बाहरी पर्यावरण से पृथक करती है और यह एक द्विस्तरीय झिल्ली अथवा बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन के रूप में पाई जाती है। इसके घटकों में मुख्य रूप से फॉस्फोलिपिड्स तथा प्रोटीन्स होते हैं तथा इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका के अंदर बाहर जाने वाले विभिन्न पदार्थों के ट्रांसपोर्ट को नियंत्रित करना। यह थोड़ी सी चयनात्मक अथवा सेलेक्टिव भी होती है। तो यह तीनों परतें अर्थात कैप्सूल, सेल वॉल तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलकर बैक्टीरिया अथवा जीवाणुओं की बाह्य लेयर का निर्माण करते हैं। इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे बैक्टीरिया के कोशिका द्रव्य अथवा साइटोप्लाज्म का। कोशिका झिल्ली के अंदर की तरफ पाया जाने वाला पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है, अर्थात कोशिका द्रव्य सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा बाउंड रहता है। कोशिका द्रव्य का सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ, जो कि एकल क्रोमोसोम के रूप में अथवा एकल गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, प्रोकैरियोट्स में किसी भी प्रकार की दोहरी झिल्ली से कलाबद्ध उपांग नहीं पाए जाते, अतः इसमें सुस्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है, सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता। अतः आनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ पाया जाता है। इस क्षेत्र को विशेष नाम दिया जाता है न्यूक्लियोइड रीजन या न्यूक्लियोइड भाग। आप देख पा रहे हैं यह गुणसूत्र सर्कुलर है अर्थात वर्तुलाकार है तथा डबल स्ट्रैंडेड है, डीएनए से मिलकर बना हुआ है। परंतु खास बात जो कि आपको ध्यान रखनी है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स या हिस्टोन्स का पूर्णतः अभाव होता है। प्रोकैरियोट्स के डीएनए में हिस्टोन्स नहीं पाए जाते या हिस्टोन्स पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त एक छोटा सा डीएनए का भाग जो कि मुख्य गुणसूत्र से आपको अलग नज़र आ रहा है, वो भी आपको यहाँ दिखेगा। इसे कहा जाता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में भी डीएनए उपस्थित होता है, परंतु क्रोमोसोम व प्लाज्मिड के मध्य मुख्य अंतर यह है कि प्लाज्मिड में उपस्थित डीएनए बैक्टीरिया अथवा प्रोकैरियोटिक सेल के जीवन के लिए आवश्यक नहीं होता, अपितु यह प्रोकैरियोटिक अथवा बैक्टीरियल सेल को कुछ अतिरिक्त गुण प्रदान करता है, जैसे कि रेजिस्टेंस अथवा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के टाइम चिपकने में सहायता प्रदान करना। तो इस प्रकार साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम तथा प्लाज्मिड दो प्रकार की संरचनाएं उपस्थित होती हैं। इसके पश्चात क्रोमोसोम्स के साथ ही जुड़ी हुई संरचना होती है राइबोसोम्स अथवा राइबोसोम्स जो होते हैं वह 70S प्रकार के होते हैं। यहाँ पर S का अर्थ स्वेडबर्ग यूनिट से है। यह राइबोसोम्स क्रोमोसोम में उपस्थित डीएनए की सहायता से आरएनए का निर्माण करते हैं और यह आरएनए भी आपको कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त आपको कोशिका द्रव्य में संचित भोज्य पदार्थ नज़र आएगा जो कि फूड ग्रैन्यूल्स के रूप में पाया जाता है। सामान्यतः यह ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है, परंतु अगर हम साइनोबैक्टीरिया अथवा ब्लू ग्रीन एल्गा का अध्ययन करें तो यह आपको साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में नज़र आएगा। तो ये सभी संरचनाएं मिलकर सेल इंक्लूजन्स का निर्माण करती हैं। तो यह हो गया कोशिका द्रव्य वाला भाग। इसके पश्चात आप देख रहे हैं
कि इस पूरी जीवाणुविक या प्रोकैरियोटिक कोशिका के बाहर की तरफ आपको कुछ उपांग निकले हुए नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के बारे में अथवा प्रोकैरियोटिक कशाभिका के बारे में। यह बाहर की तरफ निकली हुई एक बड़ी संरचना होती है, सबसे बड़ी संरचना होती है, और यह इस कोशिका को गति करने में अथवा इसको मोटाइल बनाने में सहायता करती है। यहाँ पर एक बिंदु आप अवश्य ध्यान रखें कि सभी बैक्टीरिया में फ्लैजिला उपस्थित नहीं होते हैं, अपितु कुछ बैक्टीरिया में ही है उपस्थित होते हैं, और वे सभी बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला उपस्थित होते हैं वे गति करने में सक्षम होते हैं अथवा मोटाइल होते हैं। फ्लैजिला के अतिरिक्त बैक्टीरिया की सरफेस पे आपको अनेक प्रकार के छोटे छोटे सीलिया नज़र आएंगे और पिलाई नज़र आएंगे। पिलाई अथवा फिम्ब्री यह बैक्टीरिया को विभिन्न प्रकार के सबस्ट्रेटम अथवा सतहों पर चिपकने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण भाग जो कि हम अध्ययन करेंगे वह है बैक्टीरिया में पाए जाने वाली एक विशिष्ट संरचना, जो कि मैं अभी आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बता रही हूँ। यह कोशिका झिल्ली के वलयन के द्वारा बनती है और इसको कहा जाता है मीजोसोम। यह एक महत्वपूर्ण संरचना है और यह मीजोसोम जो है यह रेस्पिरेशन में अथवा श्वसन में सहायक होता है। इसका निर्माण प्लाज्मा मेम्ब्रेन अथवा कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से होता है। तो ये सभी संरचनाएं मिलकर एक प्रोकैरियोटिक सेल का निर्माण करती है अथवा एक प्राक केंद्रकीय कोशिका की रचना करती है। स्पष्टतः आप देख पा रहे हैं कि इसके 3 मुख्य गुण हैं। पहला गुण, जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ, सुस्पष्ट न्यूक्लियस का पूर्णतः अभाव। किसी भी प्रकार के दोहरी झिल्ली से कलाबद्ध उपांग आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। और तृतीय महत्वपूर्ण बात कि इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लैंगिक अथवा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुपस्थित होता है। तो इस प्रकार एक प्रारूपिक जीवाणुविक या जीवाणु कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल की संरचना को समझाने में सहायक होती है। धन्यवाद।